दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श। आज चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी हों, इन दोनों में दोस्तों एक बात कॉमन है कि एक समय पे इन दोनों लोग आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। आखिरकार नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की प्रेयर की शुरुआत करने वाला आरएसएस, जिसमें भारत के करोड़ों लोग यूनाइटेड होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और साथ ही साथ क्लेम करते हैं कि हिंदुत्व को प्रोटेक्ट करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे होती है, इंडियन पॉलिटिक्स को आरएसएस कैसे इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, ये सब जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। दोस्तों आरएसएस के बारे में कुछ कहने और जानने से पहले उसका इतिहास जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इतिहास जाने हम उसको बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते और बिना समझे हम यह नहीं समझ सकते कि आज के इंडियन पॉलिटिक्स में आरएसएस का इम्पोर्टेंस क्या है। वो दिनांक था 27 सितंबर 1925, जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एक कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे जिन्होंने स्टार्ट किया आरएसएस को। वह दिन था विजयदशमी का। माना जाता है कि जो हेडगेवार साहब थे, जिनको लोग प्यार से डॉक्टर जी कहा करते थे, वो बाल गंगाधर तिलक और साथ ही साथ सावरकर से इंस्पायर थे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआत से ही आरएसएस का नाम आरएसएस नहीं था। शुरू में इसको संघ कहते थे और बाद में इसका नाम बदलकर आरएसएस हो गया, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जैसा दोस्तों हमने बताया कि डॉक्टर केशव बलिराम एक कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कई बार अंग्रेजों का विरोध भी किया। ये बात थी 1921 से 1922 की, जब महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत के साथ जैसे जोड़ा, तुरंत डॉक्टर बलिराम ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया, क्योंकि इनका मानना था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक खिलाफत मूवमेंट से जोड़ना क्या जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब आरएसएस की शुरुआत हुई तो इतना अधिक लोग इसको नहीं जानते थे। ये लगभग सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित था। लेकिन 1925 के बाद जब बीएचयू का कैंपस थोड़ा बड़ा हुआ, तब पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक रास्ता दिया, एक जगह दिया बीएचयू के कैंपस में, और बीएचयू के कैंपस में पहुंचकर आरएसएस और भी ज़्यादा नॉर्दर्न इंडिया में फलने फूलने लगा। दोस्तों जब आरएसएस का फाउंडेशन हुआ तो शुरुआत से ही डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस को पॉलिटिक्स से अलग रखा। इसके पीछे एक मेन कारण था कि अंग्रेजों ने कहा था कि जब तक आप कल्चरल या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेंगे तब तक तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे ही आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे तुरंत हम आपको बैन कर देंगे। और यही डर डॉक्टर हेडगेवार के मन में बैठा हुआ था, इसलिए हमेशा कोशिश करते थे कि पॉलिटिक्स से दूर रहें। दोस्तों डॉक्टर केशव बलिराम ने भले ही आरएसएस को पॉलिटिक्स से दूर रखा हो, लेकिन खुद वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि दांडी मार्च के साथ साथ महात्मा गांधी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों जो आरएसएस के मेंबर्स थे उनके पास इतना राइट था कि महात्मा गांधी हो या फिर कोई भी राजनेता हो, उनके मूवमेंट में जाकर ये पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक शर्त था कि कोई भी आरएसएस का मेंबर वहाँ पर आरएसएस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब सोचिए दोस्तों कि आरएसएस इस हद तक पॉलिटिक्स से दूर था, लेकिन वही आरएसएस को अगर हम पार्टीशन के दौरान देखें तो इसका दोहरा चरित्र सामने आता है। दोस्तों पहला चरित्र जो सामने आता है ये है कि जो पार्टीशन के दौरान रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान से भारत में, चाहे वो सिख हों या फिर हिंदूज हों, उनको बहुत बढ़ चढ़कर हेल्प किया आरएसएस के मेंबर्स ने। उनको खाना भी प्रोवाइड किया गया, पानी दिया गया, साथ ही साथ रहने का जगह भी दिया गया। और दोस्तों जो दूसरा चरित्र है ये है कि पार्टीशन के दौरान कई ऐसे रिपोर्ट्स मिलते हैं जो बताते हैं कि आरएसएस के कई एक्टिव मेंबर्स ने पूरे भारत में दंगा भड़काने का काम किया था। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में कई सारे दंगे हुए थे। इसके अभी जिम्मेदार आरएसएस को ही ठहराया जाता है। दोस्तों इतना सब होते हुए किसी तरीके से भारत आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन आज़ादी के 5 महीने बाद ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है एक नाथूराम गोडसे नामक इंसान द्वारा। अब क्योंकि नाथूराम गोडसे एक समय पे आरएसएस का मेंबर रह चुका था, तो आरएसएस पे आरोप लगाया गया कि आरएसएस ने ही महात्मा गांधी की हत्या की। उस टाइम में न्यूज़ में बहुत बढ़ चढ़कर ये निकल रहा था कि आरएसएस के एक मेंबर ने महात्मा गांधी की हत्या की। हालांकि दोस्तों आरएसएस अभी भी ये चीज़ कहता है कि नाथूराम गोडसे जब महात्मा गांधी की हत्या किए थे तो उस टाइम पे एक्टिव मेंबर नहीं थे वो आरएसएस के। दोस्तों आरएसएस का यह भी कहना है कि नाथूराम गोडसे ने बस कुछ ही दिन संघ को ज्वाइन किया था और महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद ही कई सारे आरएसएस मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया और 4 फरवरी 1948 को आरएसएस को पहली बार भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और दोस्तों इतना बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था जो हिंदूज को रिप्रेजेंट करता था, उसको बैन कर दिया गया तो हलचल तो मचनी ही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के मेंबर से मीटिंग की और उसमें ये कंक्लूजन निकला कि आरएसएस को 2 बातें माननी होगी, तब जाकर हम इसको बरी कर सकते हैं। पहला कंडीशन रखा गया कि आरएसएस को
कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा, क्योंकि हमको पता है कि आरएसएस मनुस्मृति पर ज़्यादा विश्वास करता था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बराबर विरोध करते थे आरएसएस के जो मेंबर्स थे। दोस्तों आरएसएस ने पहली शर्त तुरंत मान ली। दूसरी शर्त ये थी कि आपको तिरंगा को मानना है। आपको ये भी पता होगा कि आरएसएस हिंदूज का प्रतीक कहने वाला झंडा भगवा लेकर चलता है। तो दूसरे कंडीशन में कहा गया कि आपको तिरंगा को मानना पड़ेगा और भगवा को अपनी जगह से हटाना होगा। दोस्तों आरएसएस ने दूसरा कंडीशन भी मान लिया, लेकिन 2002 तक लगातार आरएसएस ने भगवा झंडा ही फहराया। 2002 के बाद ही आरएसएस ने तिरंगा को अपने हेडक्वार्टर पर लहराना चालू किया। दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या के बाद जस्टिस कपूर कमीशन ने यह फैसला लिया कि नाथूराम गोडसे ने ही महात्मा गांधी की हत्या की, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इस चीज़ का कोई भी लिंक नहीं मिला कि आरएसएस ने महात्मा गांधी का हत्या की हो। साथ ही साथ कमीशन ने यह भी कहा कि एक समय पे कभी नाथूराम गोडसे आरएसएस का मेंबर रह चुका है। भले ही दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या के साथ आरएसएस का कोई लिंक ना मिला हो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह चीज़ रिमार्क किया दोस्तों कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के कई सारे मेंबर्स मिठाइयाँ बांट रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। अब इतना सब होने के बाद आरएसएस को लगा कि भैया हमको भी इंडियन पॉलिटिक्स में आना होगा, क्योंकि दोस्तों बैन होने के बाद कोई भी आरएसएस की सुनने को तैयार नहीं था। अब आरएसएस को भी ये बात पता था कि अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं आए तो कोई भी पार्टी रहेगी, जैसे उस टाइम पे मेजर जो पार्टी था वो था कांग्रेस, तो कभी भी हमको बैन कर दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों आरएसएस ने उस टाइम पे एक बढ़ती हुई पार्टी का साथ दिया। उस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ, जिसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में ये पार्टी एक अपोजिशन पार्टी बन गई कांग्रेस की। दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस की छवि पूरे भारत में खराब हो चुकी थी, लेकिन ये छवि कुछ हद तक तब सही हुई जब इंडिया और चाइना का 1962 का वार चल रहा था। एक तरफ भारत के पुलिस और आर्मी सब वार में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के जो मेंबर्स थे वो लाठी लेकर दिल्ली के ट्रैफिक का पूरा ध्यान रख रहे थे। दोस्तों आरएसएस के इस काम ने सिर्फ इंडिया की सोसाइटी को ही नहीं, बल्कि उस टाइम पर रहे प्रधानमंत्री नेहरू को भी इस चीज़ ने इफेक्ट किया। यहाँ तक दोस्तों आरएसएस को पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इनवाइट किया था कि रिपब्लिक डे के दिन रेड फोर्ट पे जाएं और आर्मी के साथ परेड करें, और पहली बार इतिहास में ऐसा दिन आया आरएसएस का जब उसने आर्मी के साथ परेड किया हो। दोस्तों यहाँ तक तो आरएसएस का इंट्रेंस थोड़ा कम ही था पॉलिटिक्स में। इसके बाद आरएसएस ने अपने कई सारे सब फील्ड्स भी बना लिए, और दोस्तों इन सब फील्ड्स ने खूब ज़्यादा हेल्प किया आरएसएस को फलने और फूलने में और इंडियन पॉलिटिक्स और हिंदुओं के बीच में पकड़ बनाने में। मुझे लगता है दोस्तों कि आज के लिए इतना बहुत है। हम सेकंड पार्ट में जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ आरएसएस का एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन हुआ। दोस्तों सेकंड पार्ट में हम यह भी जानेंगे कि डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जो थे वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर रहते हुए अगर आरएसएस को स्टार्ट किए थे, तो कैसे आरएसएस कांग्रेस पार्टी से धीरे धीरे अलग हो गया, और उसके बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी से इसका मिलन हुआ, और आज इंडियन पॉलिटिक्स को इतना लार्ज स्केल पे कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है आरएसएस, यह भी हम जानेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेकंड पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।